चलिए 3D मैक्स का पहला 3D एलिवेशन शुरू करते हैं। 3D मैक्स में हम लोग का जो ऑटोकैड का प्लान और एलिवेशन है ये हम लोग का इनपुट रहेगा और आउटपुट में ये टारगेट रहेगा। ठीक, पहले उसके लिए प्लान समझ लेते हैं। वो बेसिक सा ही है, तिरछी बाउंड्री है थोड़ी, यहाँ पे मेन गेट दिया हुआ है, इधर बरामदे से चढ़ के गेस्ट रूम ड्राइंग रूम है और इधर से फिर अंदर का है। अंदर से तो अभी हम लोग को मतलब नहीं है। साइड से इधर से भी एंट्री है, सीढ़ी के नीचे से दरवाज़ा दिया हुआ है, सीढ़ी इधर से चढ़ के ये आपकी बाहरी दीवार जा रही होगी नीचे नीचे सीधा, और सीढ़ी इसके ऊपर से चढ़ के बाहर लैंडिंग बाहर निकल गई है, ऊपर आ गई है। फिर इधर कमरा बाहर निकल गया है, पीछे की दीवार थोड़ी तिरछी है और बगल की बाउंड्री थोड़ी तिरछी है। फ्रंट में इधर किचन भी दिखाई दे रहा है, तो किचन की विंडो थोड़ी अलग होगी, सिल लेवल ऊंचा होगा। ड्राइंग बहुत परफेक्ट नहीं होगी, ये किसी क्लाइंट की ड्राइंग है तो उसको जस का तस रख दिया है। परफेक्ट इसलिए भी नहीं किया है ताकि जो कमियां रहेंगी रियल वर्ल्ड में भी आती हैं तो रहेंगी, तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं मैक्स में। सिंपल 3D मैक्स अभी जस्ट ओपन किए हैं। इसमें पहला काम फाइल इंपोर्ट। थ्योरी में नहीं जा रहा है, थ्योरी में टाइम लगता है, सीधे मुद्दे पे रहते हैं। फाइल में इंपोर्ट, थ्योरी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे। अपनी ऑटोकैड फाइल पे पहुँचे, इंपोर्ट ऑप्शन में इसको ओपन कर दिया। एक डायलॉग पूछ रहा है इंपोर्ट करने वाला, तो अभी बाद में हम लोग इसमें लेयर समझा जाएगा, लेकिन अभी के लिए केवल ओके कर देना है। तो ये ऑटोकैड में जहाँ पे ओरिजिन रहा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो गई होगी। इसमें भी ओरिजिन के पास ड्राइंग पहुँच गई है। इस फाइल में हम ये काम थोड़ा सा अपडेट किए हैं कि क्लाइंट मतलब जिसकी ड्राइंग है उसकी ड्राइंग ओरिजिन से कहीं दूर पड़ी हुई थी, कुछ मीलों दूर पड़ी थी इस टाइप से, तो उसको सही जगह पे ला के बस रखे हुए हैं। अगर मैक्स में हम लोग ओरिजिन के पास नहीं रहेंगे तो एक्यूरेसी भी गड़बड़ाती है और थोड़ा सा ऑर्बिट करने में झंझट करता है। बस ओरिजिन के पास रखें। ये 4 व्यू पोर्ट हैं, डिफ़ॉल्ट में यही खुलते हैं, और किसी भी व्यू पोर्ट को एक्टिव करने के लिए उसमें राइट क्लिक करें तो वो एक्टिव हो जाता है। इवन जाके सीधे पैनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल बटन दबाइए तो पैनिंग ऑटोकैड की तरह ही है, रोलर दबाइए पैनिंग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी चारों व्यू पोर्ट जो हैं, एक टॉप व्यू है, एक फ्रंट व्यू है, एक लेफ्ट व्यू है और एक पर्सपेक्टिव है। किसी में भी कोई सा रखा जा सकता है, बहुत सिंपल शॉर्टकट है। जैसे इसमें आ जाए, अगर हमको पर्सपेक्टिव ही देखना हो तो बस P दबा दीजिए, पर्सपेक्टिव हो जाएगा, L दबा दीजिए, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, अभी हम पर्सपेक्टिव में हैं। किसी एक व्यू पोर्ट को बड़ा करना हो तो कोने पे ये बटन दिया हुआ है, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, क्लिक करिए, वो वाला बड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट इसका Alt W है, उसी से छोटा उसी से बड़ा। इवन ये और सिंपल है कि माउस जहाँ पे रहेगा उसी को मैक्सिमाइज कर देगा, एक्टिव करने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि ये एक्टिव है, माउस गलती से यहाँ पे चला गया, Alt W दबा दिए तो वही एक्सपेंड कर गया। तो फिलहाल ये व्यू पोर्ट बड़ा कर लिया। अभी ये ऑटोकैड की ऑब्जेक्ट आई हैं, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आई हैं तो ये अलग तरीके से आई होंगी। जैसे या तो एक लेयर जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगी, जैसे उसको मूव कर रहा है तो उस ड्राइंग में इतनी चीज़ें एक लेयर पे रही होंगी, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रही होंगी। लेकिन उसी में देखेंगे तो ये हाँ, ये ब्लॉक बने हुए थे एक ही लेयर पे, तो ये ब्लॉक अलग अलग आए हैं और सब इंस्टेंस में आ रहे हैं, मतलब सब जुड़े हुए हैं एक तरह से, कुछ लिंक है इन लोगों का। मतलब ये है कि ये सब किसी एक लॉजिक पे आए हैं, जिससे हम लोग को अभी लॉजिक से नहीं मतलब है। हम लोग को केवल प्लान का रेफरेंस लेना है और इसी पे 3D उठा देना है।
एक्सीडेंटल सिलेक्शन से बचने के लिए कि कहीं गलती से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट होकर मूव ना हो जाए, इससे बचने के लिए सारी ऑब्जेक्ट को एक ही साथ सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप में आ गए, ग्रुप बना दिया, नाम दे दे रहे हैं इसमें हम लोग का ऊपर का जो टूल बार है ये मेन टूल बार है, और इधर का जो पैनल दिख रहा है ये मेन कंट्रोल पैनल है। ये वाले टूल बार अलग है, इसको छोड़ सकते हैं अभी, मतलब ये स्पेशल टूल बार है, बहुत स्पेसिफिक यूज़ है, कोरोना टूल बार है। बाकी बिना कोई सॉफ्टवेयर ये वाला आपके वाले में शायद नहीं आएगा, अगर सीधा इंस्टॉल किए होंगे तो ये संभवतः नहीं आ रहा है। जैसे अगर डिफ़ॉल्ट 3ds Max इंस्टॉल करेंगे तो ये टूल बार नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए कोई एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है कोरोना का, इसमें दिखा भी नहीं रहा, ये रहा कोरोना रेंडर ऑफिशियल टूल बार है। फिलहाल ये टूल बार मेनली आ रही होगी, और ये कमांड पैनल। इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। कमांड पैनल इसका मेन पैनल है, ज़्यादातर काम इसका यहीं पे है। यहाँ पे कई पैनल दिए हुए हैं, क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले, यूटिलिटी। मोस्ट काम हम लोग का इन दोनों में होगा, क्रिएट में और मॉडिफाई में। क्रिएट में बनाया जाएगा, मॉडिफाई में चेंज होगा। क्रिएट में ढेर सारी कैटेगरी है, इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। आप यहाँ पे क्रिएट में आ जाइए तो इतनी कैटेगरी है, और वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में इतने हैं, एक्सटेंडेड में इतने हैं, AEC में इतने हैं। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्रिएट पैनल है, इसमें पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री का, माउस होल्ड करने दिखाता है, शायद रिजोल्यूशन चेंज की इस वजह से दिखा नहीं रहा है। इसमें यहाँ से लगाए यहाँ तक ये सब ज्योमेट्री में आ रहा है, ये सब शेप में आएंगे। जैसे क्रिएट में आए, एक कैटेगरी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होगी। जिस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसमें फर्दर सब डिवीज़न है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, कंपाउंड, यही सब आपको यहाँ पे दिख रहा था। स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, कंपाउंड यहाँ पे दिया है, ABCD के हिसाब से कर दिया। तो फिलहाल जो यहाँ पे मिल रहा है, तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी ज़्यादातर यहीं पर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे सामने इसका क्रिएट में स्टैंडर्ड वाला खुला है, सिंपल बॉक्स पे क्लिक करिए, ड्रैग करिए, बॉक्स बन रहा है। ऐसे ही कोई सा भी बेसिक प्रिमिटिव, तो जितनी भी मोस्टली दीवार, खिड़की, दरवाज़ा है तो उन सब में सिंपल अब बॉक्स से बनाना चाहे तो भी बन जाएगा। ज़्यादातर दीवार ऐसे ही उड़ जाती है, कॉलम भी ऐसे उड़ जाता है। और दीवार में हम लोग लाइन का भी यूज़ करते हैं, तो क्रिएट में ही यहाँ पे दिया हुआ है शेप, इसमें दिखाने लगा। पहला ज्योमेट्री, दूसरा शेप। शेप में आएंगे तो इसमें 2D टाइप की ऑब्जेक्ट दिखाई देंगी, लेकिन हम लोग यूज़ इसी का ज़्यादा करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। हल्का सा एक ऑप्शन यूज़ करके दिखा रहे हैं। हम लोग दीवार इस तरह से बनाते हैं, ना कि बॉक्स से, तो उससे बाद में थोड़ा आसानी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी से मिल जाती है थोड़ी। ठीक है, तो हम लोग मेनली क्रिएट में ज्योमेट्री और शेप का यूज़ करेंगे। जब मॉडल बन जाएगा तो उसके बाद लाइट से लाइटिंग करेंगे। लाइटिंग भी कई तरह की है, और फिर कैमरे सेट करके कैप्चर करेंगे इमेज। इधर वाला हम लोग के लिए यूज़फुल नहीं है, छोड़ सकते हैं। मेनली 3ds Max एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन और गेमिंग डेवलपमेंट, तो उसके टूल इसमें बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कमांड पैनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, वो बेसिक सा है। यहाँ सेलेक्ट दिया है, यहाँ मूव, यहाँ रोटेट, यहाँ स्केल, ये इसका सीक्वेंस है। सेलेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल
कीबोर्ड पे जाएंगे तो सेलेक्ट मूव रोटेट स्केल के लिए QWER लाइन से है, बाएं हाथ पे दिया हुआ है, यहीं से जैसे हाथ अगर सेट हो जाता है तो दोनों हाथ ऐसे काम करता रहता है, एक इतने दूर ढेर सारे शॉर्टकट होंगे और एक माउस पे हाथ हो जाता है, ठीक ठाक वर्किंग हो जाती है। इन चारों में से कोई एक ही ऑन हो सकता है, चाहे सेलेक्ट, चाहे मूव, रोटेट या स्केल। और ये सब भी जो तीन है, ये सेलेक्ट एंड मूव है, सेलेक्ट एंड रोटेट है, सेलेक्ट एंड स्केल है, तो इनसे सिलेक्शन भी होता है। बस दिक्कत क्या है कि अगर आप मूव के साथ सिलेक्शन ले रहे हैं तो अगर एक्सीडेंटली हल्का सा हिल गया तो पूरी ड्राइंग डिस्टर्ब होने लगती है। तो अगर शुरुआत में ये गलती ज़्यादा हो रही हो तो हम लोग सिंपल सेलेक्ट लेके तब सेलेक्ट करें तो इससे एक्सीडेंटली मूव रोटेट नहीं होगा। फिलहाल ये सेलेक्ट था, ये मूव था। मूव में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उस पर एक ट्राइपॉड वाला गिज्मो आ जाएगा। इस गिज्मो पे हम जहाँ माउस ले जा रहे हैं तो उस हिसाब से वो सब हाईलाइट हो रहे हैं। जो रेड वाला है वो एक्स है, वाई ग्रीन वाला वाई है, ब्लू वाला जेड है। जिस पे माउस ले जाएंगे, जैसे इस समय केवल एक्स एक्टिव है, अगर अभी ड्रैग करेंगे तो ये केवल एक्स डायरेक्शन में होगा, चाहे हम माउस कहीं भी ले जाएं। ऐसे ही वाई पे ले गए तो केवल वाई में हो रहा है। अगर हम दोनों पकड़ लिए तो अब ये ग्राउंड पे कहीं भी जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा होगा। ऐसे ही जेड में चले गए तो अब ये जेड में ऊपर जा रहा है। तो कोई सा भी एक या दोनों एक्सेस ऐसे ले सकते हैं। मैक्स में एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि छोटे छोटे चीज़ों का ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे इस मामले में हम कहेंगे कि हम लोग का ऑटो कैड है, तो इसके जो टूल बार हैं तो हम कहेंगे कार का डैशबोर्ड है, मतलब 100 टूल है, बस इतना ही है, इस टाइप से। मतलब हम लोग जहाँ ध्यान दीजिए तो इतना भी बहुत मुश्किल से यूज़ करते हैं। यहाँ दिए हैं सब, लेकिन मोस्टली सब यूज़ नहीं होते हैं, इतने ही दूर का ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैक्स में क्या है कि इसका एरोप्लेन टाइप का है, एक टूल खोलेंगे उसमें 50 टू मिल जाएगा। फिर अभी ये एक जो छोटा सा टूल दिया है तो इसको समझने में महीना भर लगेगा। एक बटन क्लिक किए, कुछ भारी भरकम खुल जाएगा। अब इसमें भी कहीं एक जगह क्लिक करेंगे फिर 50 खुलेगा, उसमें कौन सा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो अभी पॉइंट ये था कि ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी रखिएगा। जैसे माउस ले जा रहे हैं तो क्या हाईलाइट हो रहा है। अभी इवन इससे भी फ़र्क पड़ रहा है कि ये एक एक्सेस हुआ, ये दो एक्सेस हुआ, इस पे चलेगा तो अब ये कहीं भी जा रहा है, स्क्रीन पे ले रहा है, ये स्क्रीन के पैरेलल घूम रहा है। अभी हम ज़रा सा ऑर्बिट कर दें तो अब ये इस स्क्रीन के पैरेलल हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे से देखने लगे तो अब ये इस स्क्रीन के पैरेलल हो गया। ढेर सारा इसमें ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मूव रोटेट स्केल दिया हुआ है और बगल में ये सेटिंग बटन दिया हुआ है। इसमें दिक्कत ये होता होगा, बना तो दिए हैं लेकिन जब हम देखेंगे तो लगेगा कहीं और रखा है। हाँ, यही दिक्कत होता है। शुरू में बहुत दिक्कत होती है। जब एक बार थोड़ा सा हाथ सेट हो जाता है, वही जैसे कार चलाने में हाथ सेट हो गया तब फिर मज़े में घूमता है। छोटा छोटा टूल दिया है, बढ़िया दिया हुआ है। जैसे अभी हम मूव रोटेट स्केल दिखा रहे थे तो ये छोटा सा टूल दिया है, इसको करेंगे तो मूव में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप इन आ जाएगा कि टाइप करके एग्जैक्टली भेज सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक मूव। बाकी मूव में भी ढेर सारा टॉपिक है, अभी केवल बेसिक बेसिक ही बता रहे हैं। दूसरा है रोटेट। रोटेट में भी तीनों एक्सेस दिया हुआ है। इसमें अंदर देखिए तो ट्राइपॉड है, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए रेड वाला है, इधर घुमा रहे हैं तो एक्स के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे ही वाई के चारों तरफ, ये जेड के चारों तरफ। और अगर बीच में कहीं पकड़ लेंगे तब ये कहीं रैंडम घुमा देगा। और वही अगर राइट क्लिक पे इसके सेटिंग पे चलेगा तो इसको भी आप प्रिसाइजली जितने एंगल पे घुमाना चाहें उस हिसाब से घुमा सकते हैं। जैसे जेड में हम कहें 90 डिग्री तो एक तरह से ऑर्थो मोड पे घूम गया। और अपनी वैल्यू रिकॉर्ड भी रखेगा, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए तो उसका रोटेशन दिखा रहा है, इसको बाद में सेलेक्ट करेंगे तो भी दिखाएगा कि कितने पे घुमा हुआ है। सेम चीज़ मूव में भी है। तो ये मूव रोटेट हो गया। स्केल
स्केल कम यूज़ करते हैं हम लोग। ये थोड़ा एक्स में स्केलिंग हो गई, ये वाई में हो गई, ये जेड में हो गई। जो यहाँ पे सेटिंग बटन पे आ रहा था, यही चीज़ इस टूल पे राइट क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। मतलब मैक्स में है कि मोस्टली अगर किसी टूल की सेटिंग जाननी है तो उस पर राइट क्लिक मार दिए तो उसकी सेटिंग आ जाती है। ये लोग थे मूव रोटेट स्केल। नक्शे पे आ रहा है। अभी हम ये बताए थे कि व्यू पोर्ट हम लोग कोई सा भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम पर्सपेक्टिव को बड़ा कर लिए थे। अगर हमको इसी में टॉप व्यू देखना है तो टी दबा दीजिए, टॉप व्यू हो जाएगा। वापस से पर्सपेक्टिव चाहिए तो पी दबा दीजिए, फिर पर्सपेक्टिव हो जाएगा। और वो चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्लिक करके करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में हमको लग रहा है प्रैक्टिस हो जाए तो टी ज़्यादा आसान है। जी से ग्रिड ऑन ऑफ है, जी से ही ऑन, जी से ही ऑफ। ये चीज़ ऑटो कैड में कंट्रोल जी से होता है। तो अभी तक हम लोग किए क्या है, फाइल में इंपोर्ट किए हैं। ड्राइंग इंपोर्ट हो गई है तो सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ग्रुप बनाया है। ग्रुप का प्रॉपर नाम दे दिए हैं ताकि फ्यूचर में सिलेक्शन आसानी से हो जाए। अब एक व्यू पोर्ट को बड़ा करके टॉप व्यू में आ गए। अब क्रिएट पैनल में लाइन शेप में आ गए, यहाँ पे लाइन ले रहे हैं। लाइन के बारे में भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। ये ऑटो कैड की पॉलीलाइन, लाइन और स्प्लाइन सब मिला जुला के अकेले लाइन ही। अगर हम केवल क्लिक करते चले जाएं तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह बन रही है, लेकिन पॉलीलाइन की तरह कनेक्टेड है। अगर ड्रैग करेंगे तो इसी में पीछे कर्व बनने लगेगा। अभी देखने में कर्व जैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जितना स्मूथ करना चाहे कर सकते हैं। अभी वो चूँकि फाइल को हल्का रखना चाह रहा है इसलिए कम स्मूथ किया है। ड्रैग करेंगे तो ये बनेगा। अगर आपसे कुछ पॉइंट गलत बन गए हैं तो बैक स्पेस दबाते जाइए तो पीछे मिटता जाएगा अंडू की तरह। मतलब ऑटो कैड में इसके लिए हम लोग यू एंटर या कंट्रोल जेड करते हैं, इसमें सिंपल बैक स्पेस। और अगर शुरू वाले पे जाके फिर से क्लिक या ड्रैग करेंगे तो पूछेगा इसको बंद कर दें, तो यस कर देंगे तो क्लोज शेप बना देगा। सीधे इसके मॉडिफाई पे आ जा रहा है। जो ये एक लाइन बनी है इसको 3ds Max कहता है एडिटेबल स्प्लाइन। इसका नाम वैसे ये है, हालांकि टूल शुरू हुआ था लाइन से, लेकिन इसका नाम एडिटेबल स्प्लाइन है। एडिटेबल स्प्लाइन में जब जाते हैं तो मॉडिफाई पैनल में इसी ऑब्जेक्ट के कई सब ऑब्जेक्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर वर्टेक्स पे काम करना है तो वर्टेक्स लेवल पे आके उस पर काम करना होगा, तो आप उसका पॉइंट टू पॉइंट छेड़छाड़ कर सकते हैं। सेगमेंट में जाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट होगा, उसके साथ काम हो सकता है। स्प्लाइन पे जाएंगे तो फिजिकली जितना एक साथ कनेक्टेड है वो उठा लेगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना किए हों तो मॉडिफाई पैनल में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगी तो उसके सारे ऑप्शन आएंगे। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी, जैसे हम बॉक्स में आ गए, अगर बॉक्स सेलेक्ट है तो बॉक्स के ऑप्शन आ रहा है। पर्सपेक्टिव में आ जाए, यहाँ बॉक्स का लेंथ विड्थ हाइट ऐसे आ रहा है। और लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ लाइन के ऑप्शन आ रहे हैं। और लाइन में मन भर ऑप्शन है, ढेर सारे। अभी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी बहुत बेसिक ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लोग स्प्लाइन मॉडलिंग ज़्यादा करेंगे, इंटीरियर में जाएंगे, तब इन सबों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अभी यहाँ पे बहुत बेसिक ज़रूरत है। तो फिर से टॉप व्यू में आ गए, जेड से इसमें जूम है। जैसे ऑटो कैड में अगर हम लोग को जूम करना होता है तो हम लोग जेड एंटर करके या तो विंडो बनाते हैं तो उस विंडो में जूम कर लेता है। और सारा जूम करना हो तो हम लोग जेड एंटर करते हैं, तब सारा जूम कर देता है। इसके लिए भी मैक्स में थोड़ा सिंपल दिया हुआ है।
कुछ बना दे रहे हैं, पर्सपेक्टिव में ही आ जाते हैं। यहाँ कुछ बना दे रहे हैं, यहाँ कुछ बना दे रहे हैं। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और तब Z दबाएंगे तो सीधे उस ऑब्जेक्ट पे जूम कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट है, हम खाली जगह क्लिक कर दिए तो Z दबाने पे जूम ऑल कर देगा। सेलेक्ट Z, सेलेक्टेड हो गया। सेलेक्ट डीसेलेक्ट Z, जूम ऑल हो गया। ऑब्जेक्ट्स ये सब डिलीट कर दे रहे हैं। अब हमको पूरी ड्राइंग कहीं से किनारे चली गई है देखना है तो बस Z दबाइए, बीच में आ जाएगा। कभी कभी होता है कि हम लोग पर्सपेक्टिव में कहीं और चले गए, टॉप व्यू में कहीं और चले गए, बस Z दबाइए, बीच में आ गए। P दबाए, ड्राइंग नहीं दिखाई दे रही है, Z दबाए, जूम हो गया। तो वैसे ही हम टॉप में आ गए, जूम कर लिया। अब क्रिएट में, शेप में, लाइन में आ गए। अब हम लोग को पहला काम है प्लिंथ को ट्रेस करना है और उसको एक्सट्रूड करके एक सॉलिड बना देना है। आज का टारगेट के लिए इतना ही रहेगा। उसके लिए हम लोग को पहले तो ड्राइंग क्लियर, तो इसलिए शुरू में डिस्कस कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। प्लिंथ जब हम लोग ट्रेस करेंगे तो यहाँ से सीधा बरामदा भी ट्रेस करते हुए आगे निकल जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सीधे निकलेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे। यहाँ से फिर पीछे वॉल सब पकड़ना पड़ेगा। वॉल पूरा, इसको प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ना है और यहाँ पे वॉल छोड़ देना है। वॉल तो पीछे चली जाएगी, बरामदा आगे आ जाएगा। तो लाइन ऑन किया। अभी यहाँ पे स्नैप नहीं ले रहा है क्योंकि ये आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर है, तो अगर प्रिसीजन से नहीं बनाएंगे तो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें बनेंगी नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे जो 3 लिखा है ये स्नैप ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। 3D स्नैप है, क्लिक करेंगे ऑन है, क्लिक करेंगे ऑफ है। शॉर्टकट S से ऑन ऑफ। इस पे भी राइट क्लिक करेंगे तो स्नैप की सेटिंग आ जाती है। अगर नया 3ds Max इंस्टॉल किए हैं तो ये सेटिंग ऑन रहती है, तो उस समय देखिए तो ये ग्रिड पे स्नैप ले रहा है। ग्रिड ऑन करें तो पता चलेगा। हम लोग को एक्चुअली ये नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए स्नैप की सेटिंग पे आ गए, ग्रिड हटा के वर्टेक्स कर दिए, क्लोज कर दिए। अब ये ड्राइंग एलिमेंट्स को पकड़ेगा, क्लिक किए। अगर कहीं गलती से ड्रैग हो जाए, मान लीजिए ऐसे हो गया तो बैक स्पेस कर दीजिए, कहीं गलत क्लिक हो गया तो बैक स्पेस कर दीजिए। हो ही गया गलत, पूरा बना दिए तो बाद में भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल स्नैप पकड़ रहा है। यहाँ पे हमको चाहिए था यहाँ वाला स्नैप, क्योंकि मेन दीवार इधर से घूम रही है तो हम केवल आउटर वॉल की लाइन ट्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है क्योंकि ऑटोकैड वाला जो बनाया होगा वो सीधी लाइन बना दिया होगा, यहाँ पे लाइन नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके और बाद में इस वर्टेक्स को 4.5 इंच पीछे लेंगे। वही एक चीज़, अगर परफेक्ट ड्राइंग होती तो यहाँ पे भी पॉइंट मिलता, निकाल लेते, लेकिन ठीक है, इम्परफेक्शन में सीखने में मिल जाएगा। लाइन बनाते समय हम लोग पैनिंग कर सकते हैं मिडिल बटन दबा के, इत्मीनान से जूम करके सही जगह पे क्लिक करते चले जाएं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक करके आगे जा सकते हैं, सीधे भी दे सकते हैं। यहाँ पे सीधे यहाँ भी यहाँ मिल जाता तो बढ़िया था, लेकिन स्नैप नहीं मिल रहा है तो 9 इंच पीछे ही ले लिया। जहाँ शुरू किए थे वहाँ पे ख़त्म किया, क्लोज स्प्लाइन। क्योंकि एलिवेशन बना रहे हैं तो पूरा घर कंप्लीट एक कनेक्ट कर लेना है। अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, एक वर्टेक्स हमको ये चेंज करना है और एक ये चेंज करना है। मॉडिफाई में आ गए, ये एक्सपेंड और कोलैप्स बटन है, मतलब अभी इसका सब ऑब्जेक्ट लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सपेंड किए तो दिखने लगा, वर्टेक्स लेवल पे आ गया। वर्टेक्स सेलेक्ट किए, मूव ऑन रखे। अगर हम आर्टिस्टिकली मूव करते तब तो ये ऐसे हो जाता, प्रिसाइजली करना है तो मूव पे राइट क्लिक कर दीजिए या फिर राइट क्लिक में मूव की सेटिंग पे चले जाइए, दोनों एक ही चीज़ होगी। अभी इसकी यूनिट ही अलग दिखा रहा है, मिलीमीटर चल रही है। तो कस्टमाइज में आते हैं, यूनिट सेटअप में US स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल इंच फिट, इसमें इंच या फिट को डिफ़ॉल्ट कर ले रहा है
ऑटो कैड में आप ध्यान देते होंगे तो अगर हम लोग आर्किटेक्चरल सेटअप लिए हैं यहाँ पे, तो 1 एंटर पे 1 इंच लेता है, यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट यूनिट इंच रहती है। मैक्स में ये दोनों फ्रीडम दिया है कि आप 1 एंटर पे 1 इंच चाहते हैं कि फिट चाहते हैं। हम लोग को फ़िलहाल फिट ज़्यादा पसंद आता है जब 3D एलिवेशन बनाते हैं, क्योंकि फिट में दूरियाँ लंबी लंबी रहती हैं, वो बेटर पड़ता है। बाकी सिंबल लगा के आप कोई सा भी लिख सकते हैं कि 1 फीट 6 इंच, तो आप चाहे किसी में हो तो 1 फीट 6 इंच लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, ले लेंगे। फिलहाल ओके किया, रिपीट कर दें। कस्टमाइज में यूनिट सेटअप पे गए थे। डिफ़ॉल्ट इसका शायद जेनरिक रहता है, जब 3ds Max इंस्टॉल होती है नई नई, तो ये होता है यूएस स्टैंडर्ड पे आके फिट इंच, इसमें भी फ्रैक्शनल वाला प्रिसीजन जितना रखना चाहें और डिफ़ॉल्ट फिट। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे ऐसे आने लगी इंच फिट में। इस वर्टेक्स को हम लोग को 4.5 इंच पीछे भेजना है, तो जिस एरो की डायरेक्शन में भेजना है उसी में वैल्यू देनी होगी। एक्स में भेजना है और एरो के उल्टा भेजना है तो इसमें माइनस में वैल्यू देनी होगी। और इसमें नहीं देना होगा, ये जो है ये ओरिजिन के रिलेशन में है। ग्रिड ऑन करें तो यहाँ से वो कितनी दूर है वो वैल्यू है। अब इसको हम ऐसे ही करके दिखाएं। ऑफसेट में हम लोग डिफरेंस भरते हैं, जैसे अभी ये 7 फीट 6 इंच दिखा रहा है, अगर हम -1 एंटर कर दिए तो 6.5 हो गया। ऐसे ही हम 1 एंटर किए तो 1 फीट आगे आ गया। तो वही इसको हम लोग को 4.5 इंच पीछे भेजना है, तो -4.5 इंच एंटर। ग्रिड ऑफ कर दें, झंझट लग रहा है देख के। ऐसे ही इनको सेलेक्ट किए। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं, कोई और ऑब्जेक्ट गलती से भी सेलेक्ट ही नहीं होगी। ये भी अच्छा है कि अपने आप सिलेक्शन फिल्टर कर दे रहा है, केवल वर्टेक्स ही इस समय सेलेक्ट ही होगा। ये चीज़ इसका स्टैट प्रो से कॉमन है। स्टैट प्रो में ऑब्जेक्ट का सब ऑब्जेक्ट लेवल नहीं रहता है, उसमें माउस का कर्सर हम लोग चुनते हैं कि हम लोग नोड वाला कर्सर चुनेंगे कि बीम वाला, तो उसी हिसाब से सिलेक्शन उठाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं, वर्टेक्स पकड़े, इसको वाई में एरो की डायरेक्शन में भेजना है, तो 9 इंच एंटर। थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ रहा है ताकि एक्सट्रूड हो तो पता चले। अभी तक हम लोग एक लाइन बनाए और उसको वर्टेक्स लेवल पे मॉडिफाई किया। किसी भी ऑब्जेक्ट को इतने मॉडिफायर्स लगा के भी चेंज किया जा सकता है। इसमें कुछ मॉडिफायर 1-1 मिनट के हैं, जैसे अभी एक्सट्रूड बताएंगे तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ मॉडिफायर 1-1 महीने के हैं। इसमें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सही में 1-1 महीना किसी किसी में लग जाता है। जैसे अगर आप ये अनरैप UVW देखें तो कई लोगों का पूरा कैरियर केवल इसी मॉडिफायर पे चल जाता है, फुल टाइम जॉब है केवल अनरैप UVW करना। उनको लगा के मिलता है और दिन भर बैठ के टेक्सचर पेंट करते हैं। फिलहाल हम लोग को इसमें लाइन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इस पे एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देना है। और अगर किसी मॉडिफायर पे जल्दी पहुंचना है, आपको उसका नाम पता है, तो मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक करिए और उसका पहला दूसरा अक्षर टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। आप जिस लेवल पे रहेंगे उसी लेवल की सेटिंग यहाँ नीचे दिखाएगा। यहाँ नीचे लाइन पड़ी है और उस लाइन को एक्सट्रूड करके ये बन रहा है। अभी एक्सट्रूजन अमाउंट 0 है, हम 1 फीट का प्लेंथ ले लिए, तुरंत से ये हट गया। इतने पे इसकी क्लास अभी रोक रहे हैं। दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन चूंकि एरोप्लेन में बैठे हैं तो टूल टाल कहाँ कहाँ चला गया। अभी तो बहुत कुछ भूलेगा इसमें। स्टॉप कर रहा है।